बड़ी खबर आपको बता दें तो आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया है। कार और जीप चलाने वालों को 437 रुपए देने पड़ेंगे और हल्के माल वाहनों के लिए 684 रुपए चुकाने होंगे। नए टोल रेट में 2 व्हीलर 3 व्हीलर को राहत मिली है। तो आज से ये बड़ा बदलाव होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होगा। कार और जीप चलाने वालों को 437 रुपए चुकाने होंगे। महंगाई का एक्सप्रेसवे, टेंशन का टोल टैक्स, रफ्तार का मजा, जेब के लिए सजा। आज 1 सितंबर है और आज से ही कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स बढ़ चुकी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर जो आरामदायक और सुविधाजनक जो सफ़र है वो अब और महंगा होने वाला है, क्योंकि टोल टैक्स की जो दरें हैं वो 1 सितंबर से वो दरें बढ़ जाएंगी। टोल टैक्स की दरों में इजाफा हो रहा है। आप जो टोल रेट देख रहे हैं ये पुराना टोल दरें हैं, जिसमें अगर कोई 4 व्हीलर जो कार चालक है वो अगर आगरा से नोएडा जाता है तो उसको एक तरफ का 415 रुपये देना पड़ता है, लेकिन अब उसको कहा जाए उस टोल दरों में इजाफा होगा। दोनों तरफ का जो रिटर्न टोल है वो 665 रुपये हुआ करता है किसी 4 व्हीलर के लिए, अब उसको 690 रुपये चुकाने होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब कार वालों को ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर की एक तरफ की यात्रा के लिए 415 रुपये की जगह 437 रुपये चुकाने होंगे। वहीं हल्के मालवाहक वाहन को 635 रुपये की जगह 684 रुपये, 6XL वाहन को 1295 की जगह 1394 रुपये, अत्यधिक भारी वाहन को 2250 रुपये की जगह 2729 रुपये देने होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के निर्देशानुसार 1 सितंबर से टोल की नई दरें लागू होंगी, जो कि तमाम वाहनों के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जो कि 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर और ट्रैक्टर्स के ऊपर इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। कार और जीप के ऊपर तकरीबन 25 रुपये का एडिशनल चार्ज बढ़ेगा। LCV में तकरीबन 70 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ेगा। बस और ट्रक्स में करीबन 150 रुपये का, MEV में 240 और OSV व्हीकल में 275 रुपये का एडिशनल चार्ज लगेगा। लखनऊ सीतापुर रोड पर टोल टैक्स में वृद्धि कर दी गई है। इससे लखनऊ आने जाने में लोगों को अब ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। सीतापुर और इटौंजा नेशनल हाईवे 24 पर स्थित टोल पर जहां कार, जीप और वैन का एक तरफ का टोल 45 रुपये था, वो अब 50 रुपये हो जाएगा। खैराबाद और इटौंजा का आने जाने का 65 रुपये शुल्क अदा करना पड़ता था, जो अब बढ़कर 75 रुपये हो गया है। तो भी अब यमुना एक्सप्रेसवे पर जो करीब 165 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, उस पर अगर जो सफ़र करेगा तो उसको अपनी जेब पहले से ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और अब बात ताजमहल पर फिर तकरार की। तो नाम बदलने की क्यों दरकार, क्योंकि एक बार फिर से ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल ताजमहल का नाम बदलने की मांग भाजपा पार्षद ने की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ताजमहल का नाम बदलना आसान है, क्योंकि इससे पहले ताजमहल में बंद कमरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की बात भी कही गई थी, जिसकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। ताजमहल या तेजो महल, फिर छिड़ी जंग। नाम बदलने की लड़ाई, भाजपा पार्षद की चढ़ाई। जो ताजमहल आगरा की पहचान है, अब उसी ताजमहल की पहचान बदलने की मांग तेज होती जा रही है। आगरा के ताजगंज से पार्षद शोभाराम राठौर ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की बात कहकर न सिर्फ आगरा की बल्कि पूरे देश की राजनीति गरमा रहे हैं, क्योंकि बुधवार को आगरा नगर निगम में ताजमहल का नाम बदलने का एक प्रस्ताव पार्षद शोभाराम राठौर की तरफ से पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन प्रस्ताव पेश होता उससे पहले हंगामा हो गया और आगरा के मेयर नवीन जैन ने नगर निगम की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। लेकिन प्रस्ताव लाने वाले पार्षद शोभाराम को यकीन है जल्द सदन शुरू होगा और फिर से प्रस्ताव पेश होगा।
इस पर चर्चा होगी और मेयर साहब ने अभी भी कहा है कि अगले सदन में बुलाया जाएगा और नियमानुसार जो नंबर पे आएगा उसके हिसाब से प्रस्ताव पर चर्चा होगी और हाँ बिल्कुल होगी। अभी मेयर साहब ने कहा है कि जो चर्चा बिल्कुल अवश्य होगी। नहीं, ताजमहल का तेजू महल का नाम हो ऐसा प्रस्ताव शोभाराम राठौर जी ने सदन में लगाया है और उस प्रस्ताव पे अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, उससे पहले ही सदन स्थगित हो गया है। करीब लगभग हमारे 18 प्रस्तावों पे लगभग चर्चा हो चुकी है। अभी लगभग मुझे लगता है 35 प्रस्ताव पे और चर्चा होना बाकी है, वो भी पेंडिंग। आगरा नगर निगम का आज सदन बुलाया गया है और इसमें प्रस्ताव रखा गया है कि ताजमहल का नाम तेजो महालय हो। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के जो पार्षद हैं वो पूरी तरह से डाइस पर आ चुके हैं। डाइस पर मेयर जो महापौर आगरा हैं नवीन जैन बैठे हुए हैं, नगरायुक्त निखिल फुंडे बैठे हुए हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में चूंकि बहस इसलिए हो रही है, जो प्रस्ताव पास किया गया है तो इस पर पहले चर्चा कराई जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए कि किसी भी जो वर्ल्ड आइडेंटिटी है या दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, हिंदुस्तान का ताज है, वो ताजमहल का नाम क्यों बदला जाए। नाम बदलने के पीछे पार्षद शोभाराम के कई तर्क हैं। जैसे एक तर्क ताजमहल के नाम का है। उनकी माने तो ये नाम विदेशी यात्री द्वारा दिया गया, जो कि मूल नाम तेजो महालय से लिया गया था। जबकि दूसरा तर्क ये है कि नगर निगम ने पिछले 4.5 साल में करीब 80 सड़क और चौराहों के नाम बदले। जैसे घटिया आजम खान का नाम अशोक सिंघल के नाम पर करना, मुगल रोड कमला नगर का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर करना, लोहा मंडी नौबस्ता चौराहे का नाम गुरु नानक देव चौक करना, मंटोला कंगाल पाड़ा का नाम वीरांगना झलकारी बाई कर, दुलियागंज चौराहे का नाम वीर सावरकर के नाम पर करना। पिछले कुछ महीनों से ताजमहल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ताजमहल लगातार विवादित वजहों से चर्चाओं में है और ऐसे में आगरा के ताजगंज के जो पार्षद हैं शोभाराम राठौर, उन्होंने एक प्रस्ताव आज उन्होंने सदन में उनको रखना था जिसमें ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करना था। इसी बीच जो पक्ष विपक्ष दोनों के जो पार्षद हैं वो डाइस तक पहुंच गए, जोरदार हंगामा होने लगा और इसी बीच आगरा जो मेयर हैं नवीन जैन, उन्होंने ये निर्णय लिया कि ताज जो सत्र है, जो सदन है, वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ताजमहल का नाम बदलना इतना आसान है? क्योंकि सच यह है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना इसका नाम नहीं बदला जा सकता। क्योंकि ताजमहल का नाम अगर आगरा नगर निगम में प्रस्ताव बनाकर पास कर भी दिया जाता है तो भी इस पुरातात्विक महत्व के संरक्षित स्मारक का नाम सरकारी दस्तावेजों में बदल नहीं सकेगा। क्योंकि किसी भी पुरातात्विक स्मारक का नाम बदलने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की मांग सियासी स्टंट तो नहीं? क्योंकि ताजमहल को लेकर यह पहली बार नहीं जब विवाद गहराया हो। इसी साल 7 मई को ताजमहल के 22 बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा भी किया गया था और याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने खारिज करते हुए कड़ी फटकार भी लगाई थी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और मेरठ में श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर त्यागी समाज ने अब कमिश्नरी से हुंकार भर दी है। दरअसल त्यागी समाज ने कमिश्नरी में जमकर हंगामा किया। त्यागी समाज के लोग जबरन कमिश्नरी में घुस गए और सुरेंद्र सिंह के ऑफिस के सामने ही धरना देने लगे। वहीं त्यागी समाज के गुस्से को देखते हुए कमिश्नरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी भी धरना स्थल पर पहुंची और जमकर नारेबाजी की गई। श्रीकांत त्यागी प्रकरण लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अभी तक जो त्यागी समाज के लोग हैं वो ठीक कमिश्नर के सामने चौधरी चरण सिंह पार्क में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब देखिए कि जो मामला है वो और ज्यादा तूल पकड़ गया है और जो नाराज लोग हैं वो अब यहाँ कमिश्नरी ऑफिस के ठीक सामने डेरा डालकर बैठ गए हैं। इसी मामले को लेकर जो एक और इनके जो साथी हैं वो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी जो तबीयत है वो भी तबीयत थोड़ी उनकी खराब हो गई है। आप तो सामने बैठे हुए थे कमिश्नरी पार्क में, फिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको यहाँ कमिश्नरी ऑफिस के सामने आना पड़ गया? और जी हम जो चक्कर काट रहे थे ना इस तरह, अब वो जो दरवाजा उसमें तो वो लग रहा है आज मुझे आदमी कम से बड़ा भी इनको ढाल सा था, हम इंगे कोई आएगा, पुलिस की जीप थी। सुबह से इन्होंने जानबूझ के बिजली काट रखी। जो एक सामी लैट्रिन बाथरूम है फ्रेश होने का उस पर ताड़ा, जो इन्हें करना था कर रहे। नोटिस आ रहे हैं मेरे पास एसओ का, हमारे फ़ोन आ रहा है, कप्तान साहब का यहाँ फ़ोन आ रहा है। अब मैं कहा भाई एक यहाँ भी FIR कर दो, वहाँ भी कर दो, इस तरह नहीं हम डरने वाले। ना ही ये लोग किसी
किसी भी तरीके से कि सरकार के खिलाफ हैं या किसी एक इंसान के खिलाफ हैं। सिर्फ ये लोग मेरी बात को कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे साथ अन्याय किया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं भी अपील करूंगी अपने समाज के साथ जुड़कर कि सब लोग शांति बने रहे, शांति से लोकतांत्रिक तरीके से ये लड़ाई लड़े। जो सब लोग जुड़े हैं सिर्फ मेरी परेशानी के लिए जुड़े हुए हैं, तो मैं भी इनकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहूँगी। तो ये लोग यहाँ राजनीति करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, कोई भी आपसे बस इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। तो देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की पश्चिम का किला मजबूत करने में जुट गई है। अब की बार यूपी की 80 की 80 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा अभी से कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है। आज दिल्ली दौरे के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद जाएंगे, जहां उनके साथ यूपी भाजपा के नए संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पश्चिम क्षेत्र के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और पश्चिम में बीजेपी के किले को और मजबूत करने का प्लान बनेगा। यही नहीं, किसान आंदोलन और एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए आज गाजियाबाद में ये बैठक होगी, जिसमें रणनीति भी बनेगी। तो अपने आप में काफी अहम बैठक ये माना जा रहा है। मिशन 80 किस तरीके से पार करना है, इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विशेष तौर पर पश्चिम क्षेत्र में जो कैसे कब्जा जमाना है, इसे लेकर रणनीति बन सकती है। बुलेटिन में आज बात करेंगे यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, जो कि आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। यूपी में नई टीम और पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही साथ यूपी अध्यक्ष बनने पर पहली बार दिल्ली दौरे पर है भूपेंद्र चौधरी। तो दिल्ली का दौरा रहने वाला है आज प्रदेश अध्यक्ष का। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। साथ ही साथ यूपी में नई टीम और पार्टी की जो नई रणनीति है, उसे लेकर भी इन दो बड़े नेताओं से चर्चा कर सकते हैं भूपेंद्र चौधरी। तो ये दौरा भूपेंद्र चौधरी का गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का, और साथ ही साथ कई जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी मुलाकात हो सकती है। और आपको बता दें कि क्या कुछ रणनीति है, आगे आने वाले समय में पार्टी की क्या तैयारी है, इसे लेकर चर्चा भी कर सकते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भूपेंद्र चौधरी दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं, तो काफी अहम यह दौरा माना जा रहा है। तो देखिए, यूपी विधानसभा के वक्त अखिलेश यादव ने गठबंधन का गुलदस्ता बनाया। चुनावी नतीजों के बाद से सहयोगी धीरे धीरे बिखरने लगे और अब अटकलों का दौर रालोद के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिए गए बयान से फिर से गर्मा गया है। दरअसल ऐलान ये किया गया है कि रालोद निकाय चुनाव अकेले ही लड़ेगी। अब कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि क्या रालोद के तौर पर सपा को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग में अखिलेश और जयंत साथ आए। 22 के संग्राम में गठबंधन दलों का गुलदस्ता तैयार हुआ, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद ये धीरे धीरे बिखरने लगा। सवाल है कि क्या रही सही कसर सपा रालोद के बीच आने वाली दरार से पूरी हो जाएगी, क्योंकि रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि निकाय चुनाव में पार्टी अकेले लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल ने फैसला किया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए और संगठन की मजबूती के लिए हम अकेले इन चुनाव में लड़ेंगे, स्थानीय निकाय का चुनाव। जाहिर है, राम आशीष जो बोल रहे हैं वो यूं ही नहीं बोला जा सकता। शीर्ष नेतृत्व की रजामंदी के बगैर ऐसे बयान की कल्पना बेमानी है। भविष्य में जो भी हो, सियासत अभी से गरमाने लगी। नगर निगम का जो चुनाव होता है पार्षदी का, वो उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे अकेले। हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गैर भाजपाई वोटों के बंटवारा न होने पाए। हमारा ये प्रयास है कि हम गैर भाजपाई दलों को एक साथ मिला करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। उस पार्टी के बारे में वही बता पा रहे, वहाँ तो बटुरे जोगी मठ उजाड़ वाले लोग हैं। माना जा रहा है कि आरएलडी के अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ने से वेस्ट यूपी में सियासी समीकरण बदलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करेंगे दलित कोटे के दंगल की। तो 341 वाले एंगल की जो
जिन 18 ओबीसी जातियों को कभी अखिलेश और सूबे की योगी सरकार ने ऐसी कैटेगरी में शामिल होने का नोटिफिकेशन जारी किया, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और दो टूक शब्दों में ये कह दिया है कि 341 अनुच्छेद में बदलाव करने की ताकत सिर्फ संसद के पास है। अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या राज्य की सरकारें इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। दलित बनने की लड़ाई यूपी की राजनीति गरमाई। योगी और अखिलेश ने जारी किया था फरमान, हाईकोर्ट ने किया नोटिफिकेशन रद्द करने का ऐलान। अठारह ओबीसी जाति दलित कोटे का दंगल, संविधान वाला एंगल। उत्तर प्रदेश में जाति और आरक्षण राजनीति के वो हथियार हैं जिन्हें ना कोई राजनीतिक दल छोड़ना चाहता है और न ही कोई राजनीतिक दल इसकी खुलकर मुखालफत करता है। लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस वक्त दलित कोटे के एंगल ने भूचाल ला दिया है, क्योंकि जिन 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का फरमान कभी अखिलेश यादव और मौजूदा योगी सरकार ने सुनाया था, उसके नोटिफिकेशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित वर्ग की सूची में बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। तो अब सवाल बड़ा हो गया कि क्या इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया, क्योंकि संवैधानिक अधिकार न होने के बावजूद यूपी में सियासी फायदे के लिए बार बार अनुसूचित जातियों की सूची में फेरबदल किया जा रहा था। ओबीसी की जातियों को सपने दिखाने और उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने में मायावती को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल या उसकी सरकार पीछे नहीं रही है। सबसे पहली कोशिश साल 2005 में तब की गई थी जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की हुकूमत थी। साल 2016 के दिसंबर महीने में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए थे। इसके साथ ही 24 जून 2019 को योगी सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में डालने का फैसला किया। हालांकि ये सारे नोटिफिकेशन अब इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन रद्द करने के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई, क्योंकि 18 ओबीसी जातियों के एसएससी में शामिल होने पर फिर से संकट मंडराने लगा है। जिन ओबीसी जातियों को एसएससी कैटेगरी में शामिल होने की बात कही जा रही थी, उसमें मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गुड़िया, माझी और मछुआ शामिल हैं। समिति का मामला हो, चाहे एक समान शिक्षा की बात हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री की बात हो, चाहे घरेलू बिजली के बिल माफी की बात हो, तो फिर ये लोग क्यों नहीं करते? इसी नाते हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को सावधान कर रहे हैं कि इन नेताओं से सावधान रहो, ये धोखा देने वाले लोग हैं। आज जो कोर्ट ने खारिज किया है वो समय नहीं आता। अगर आरजीआई ने मुहर लगा दी होती, अगर ये लोग पास करा दिए होते, तो आज वहाँ कोर्ट का मुहर लगाने की, रिजेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक लाइन तोड़ना चाहिए था कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के निर्णय को निर्देश किया। तो जब सरकार को, समाजवादी पार्टी सरकार को हमारे बिरादरी ने खुद नेगलेक्ट कर दिया है, तो उसके निर्णय को नेगलेक्ट तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे समाज के लोगों ने समझ लिया कि हमें बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, हम समाजवादी लोग न्यायपालिका का और संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। न्यायपालिका का आदेश आया है, उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या हुआ है। जब समाजवादी पार्टी ने किया तब भी न्याय संगत नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी सरकार की तो हमेशा आदत है न तर्क संगत, न न्याय संगत, न संविधान संगत। भारतीय जनता पार्टी वोट के दृष्टिकोण हर काम करती है। इन जिन जातियों को आरक्षण का लॉलीपॉप दिया था वो वोट लेने के लिए था। वोट समाप्त हो गया, वोट पड़ गए, सरकार बन गई, तो मुझे लगता था ये सभी जानते थे कोर्ट इस पे स्टे लगाएगी, चूंकि अधिकार किसी भी प्रदेश के विधानमंडल के पास थे ही नहीं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब योगी या अखिलेश यादव की सरकार ने ओबीसी जातियों को एसएससी में शामिल करने की बात कही हो। 2005 में एक ऐसा ही नोटिफिकेशन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने भी जारी किया था। हालांकि बाद में उसे भी वापस ले लिया गया। मतलब पिछले 17 सालों में कई बार नोटिफिकेशन जारी हुए और कई बार रद्द हुए, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ाया। जबकि इस दरमियान यूपी में 2 बार सपा की
एक बार बसपा की और 2 बार भाजपा की सरकार रही, लेकिन ओबीसी से एससी कैटेगरी में शामिल होने वाली लड़ाई एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।